तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या, तो ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, वो तपस्या है। प्रियंका गांधी ने बताया था कि देखो मैं भी राहुल गांधी की बहन हूं। आज राहुल गांधी ने बताया कुछ भी कहो बड़ा मैं ही हूं। मतलब क्या बेसरकार की बातें। अब आप संविधान पे चर्चा करने गए हैं और आप सीधे प्रधानमंत्री मोदी अडानी, मोदी अडानी, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। क्या हम ये माने कि थोड़ा बहुत जो सकुचाहट थी, थोड़ा बहुत जो मोरली डाउन दिखाई दे रहे थे शुरू में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी थम गई थी, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में इनकी खुद की सरकार, खुद के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सारी अब सकुचाहट, वो सब संकोच, वो जो मोरल थोड़ा बहुत हिला हुआ दिखाई दे रहा था, वो सब खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरीके से उन्होंने जम करके बैटिंग की है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको शतक कहूं, दोहरा शतक कहूं, तीहरा शतक कहूं। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही है, पहले भी अलग अलग रूप स्वरूपों में ये बातें आती रही हैं। लेकिन आज हम 2-3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ में, और तभी उन सारी चीजों का खुलासा करते हैं और बताते हैं आपको कि किन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो साहब, ये पिछले काफी दिन से बहन भाई दोनों ये संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे थे और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं भी जेब में से निकाल करके संविधान दिखाना शुरू कर देते थे। और जब ये घोषणा हुई कि संविधान पर 2 दिन की चर्चा होगी और इसमें नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री भाग लेंगे, तब इनको क्या, भाई बहन को और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को इस बात का अंदेशा नहीं था कि कंबल कुटाई होना तय है? कम से कम थोड़ी सी तैयारी करके तो आते, कुछ स्तरीय बातें तो करते। बहन का तो पहला भाषण था पार्लियामेंट में। जो भी इनके भाषण तैयार करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, सब्जेक्ट तैयार करते हैं, किन किन मुद्दों पर बोलना है, कम से कम उनको भी ये समझ होनी चाहिए थी कि प्रियंका का पहला भाषण है तो कुछ तो प्रभावशाली एक उनके कंटेंट हो, भाषण हो। राहुल गांधी तो बताते हैं कि किसी की सुनते नहीं है। वो तो अपने मन से जो है कंटेंट तैयार करते हैं, पॉइंट तय करते हैं। कभी एकलव्य का अंगूठा लेकर के आते हैं, कभी वो महाभारत के दूसरे प्रकरण ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। और उनको पता होता है कि तर्क की कसौटी पर वो इन चीजों को सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कुछ हुआ है शनिवार को पार्लियामेंट में, मैं इस पर आपकी पहले टिप्पणी चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और दोनों भाई बहन का भाषण कहीं भी ठहरते हैं क्या? कोई भी तार्किक कोई मुद्दा लेकर के सामने आ पाए क्या? या जो कुछ ड्रामा इनका चल रहा है लोकसभा चुनाव के पहले से, अभी भी चल रहा है, ये अब भी जारी रहेगा क्या इस कंबल कुटाई के बाद भी? देखिए, जहां तक इस बात के कि साहब क्या कहा और कैसे कहा, आज अभी जयराम रमेश का एक ट्वीट आया है।
उनका प्रधानमंत्री साफ झूठ बोल रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जयराम यूनिवर्सिटी रमेश ने एक भी वो बात नहीं बताई जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? कुछ नहीं, बात खत्म। अच्छा, दिक्कत क्यों कि यही लोग तो इनकी टीम है। यही लोग तो हैं जो राहुल गांधी को ये लिख के देते हैं कि तपस्या माने शरीर गर्म करना। यही लोग तो हैं जो प्रियंका गांधी से हिमाचल प्रदेश की सरकार पे हमला बुलवा देते। मतलब हकीकत ये है कि भाई बहन दोनों में एक द्वंद्व चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। जब वायनाड में प्रियंका जीती थी तो राहुल गांधी से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि प्रियंका वायनाड में आपसे बेहतर सांसद साबित होंगी? राहुल गांधी ने कहा कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तब उनका देखिए आप उनकी इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा है। वो आगे आके ये कहते हैं कि प्रियंका तो सिर्फ वायनाड से लड़ रही है, वायनाड का असली सांसद तो अभी भी मैं हूं और संसद में वायनाड का नेतृत्व मैं करूंगा। और आज वायनाड के मुद्दे पर जब प्रियंका गांधी प्रदर्शन करती हैं तो उसमें राहुल गांधी को लाते नहीं है, राहुल गांधी आते नहीं। जो भी जब प्रियंका गांधी थी उनकी पहली स्पीच देती है जिसमें वो पता नहीं, बहरहाल उस पर वापस बाद में आऊंगा, तो उसके बारे में राहुल गांधी से पूछती है कि आपको प्रियंका की स्पीच कैसी लगी। तो राहुल कहते हैं कि 2004 में जब मैंने राजनीति शुरू की थी आज से 20 साल पहले, तो जो मैंने अपनी पहली स्पीच आज से 20 साल पहले दी थी उससे अच्छी है प्रियंका। इस बेतुकी बात का कोई सेंस आपको नजर आया? मतलब उनका मतलब है कि अभी तो मेरे खिलाफ सामने प्रियंका कहीं खड़ी ही नहीं होती, और 20 साल पहले का जो राहुल गांधी था उसके मुकाबले ये ठीक है। आज प्रदर्शन में वो नहीं थे। एक पिछला भी प्रदर्शन किया था प्रियंका गांधी, उसमें पीछे खड़े थे। देखिए भाई बहनों में एक होड़ लगी कि कौन ज्यादा बड़ा नेता है। हकीकत ये है कि सामने ये आ रहा कि कौन ज्यादा क्लूलेस है, कौन ज्यादा बेसिर पैर की बातें कर सकता है। जब प्रियंका गांधी कल हिमाचल प्रदेश में हमलावर हो गई तो कांग्रेसी सन्नाटे में चले गए। उनको समझ में करे क्या, ये तो मिनी महारानी, इनको टोके कौन? तो भाजपाइयों ने हंस के बोल के बताया यार मैडम आपकी सरकार है, तब ये रुकी। आज राहुल गांधी की बात सुन लीजिए। 5 साल के बच्चे को युवा बता रहे थे, उससे तपस्या करवा रहे। तो तपस्या किस लिए हो रही थी? शरीर में गर्मी आ जाए। लोगों ने बताया भाई शरीर में गर्मी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तपस्या नहीं करते। तो बोल रहे हैं नहीं, जो दारू कुछ नहीं है। अनुपम जी जो कुछ इन्होंने कहा कि साहब ये तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना है, इसका संविधान पर हो रही चर्चा से क्या वास्ता है? क्या है अडानी के पोस्टर्स का संविधान पे हो रही चर्चा से क्या वास्ता मनरेगा है? के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या, तो ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, वो तपस्या है? प्रियंका गांधी ने बताया था कि देखो मैं भी राहुल गांधी की बहन हूं। आज राहुल गांधी ने बताया कुछ भी कहो बड़ा मैं ही हूं। तो मतलब क्या बेसरमार की बातें। अब आप संविधान पे चर्चा करने गए हैं और आप सीधे प्रधानमंत्री मोदी अडानी इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। हाँ, संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएंगे, संविधान में ये है वो नहीं है, ऐसा है वैसा नहीं है। तो संविधान क्या है? संविधान समझ में भी आता है इन लोगों को संविधान क्या है? मतलब बेकार की बातें कर रहे हैं। तो कुछ इनकी समझ की बात पर है। बल्कि आज तो मैं देख रहा था कि संविधान से मोदी का बड़ा अच्छा मतलब एक वो आपको नजर आ रहा है, जिसे कहना चाहिए सफर संविधान के। 1950 में संविधान लागू हुआ, 50 में मोदी पैदा हुए। जब 25 साल का संविधान सिल्वर जुबली हुआ तो मोदी फरार हो गए, इमरजेंसी लागू हो गई। जब 50 साल हुआ तो मोदी सीएम हो गए, जब 75 साल हुआ तो मोदी पीएम हो गए। तो इनका आप देखिए संविधान के साथ साथ इनका बड़ा आपको सफर नजर आ रहा है। हकीकत ये कि राहुल गांधी को कोई आइडिया ही नहीं व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। कोई 1% उन्हें आइडिया नहीं। कहाँ का वो उन्होंने ढूंढ लिया कि साहब अग्निवीर योजना लाना या अडानी को ठेका देना एकलव्य के अंगूठा काटने के बराबर है। कुछ सर पैर कुछ है भाई। लेकिन जो आदमी
तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना बता रहा है, उससे आप तर्क पे कैसे बहस करेंगे? देखिए मैं अभी आपको इनके जो राजनीतिक गुरु हैं आजकल, पहले जो वो थे क्या नाम, दिग्विजय सिंह, आजकल ये हैं जयराम रमेश। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मिस्टर नरेंद्र मोदी today in the Lok Sabha he showed that he is also a historian par excellence. How can he doctor and distort facts is beyond compare. Some people lie in this self interest. अच्छा, कुल मिला के उसका हिंदी बता रहा हूँ कि वो बातों को झूठ बोलते हैं, और हमारा जो प्रधानमंत्री है उसको बड़े गंदे अंदाज में उन्होंने जिक्र किया है। वो आदतन झूठे हैं, फितरतन झूठे हैं, वो व्हाट्सएप पढ़ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास आउट है। लेकिन किस चीज में भाई, किस बारे में बात हो रही, कुछ तो बताओ उन्होंने क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला? अभी अगर साहब आप कहे मुझसे कि अनुपम मिश्रा झूठे, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि ओंकार साहब मैंने झूठ क्या बोला? नीचे हजार लोगों ने पूछा है उनसे, मियाँ ये भी तो बता दो क्या झूठ क्या बोला उन्होंने। जयराम रमेश, जरा ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने जो ये नेहरू की पोल पट्टी खोली है, इस पर उनका क्या कहना है कि उन्होंने जो नेहरू के बारे में कहा है वो गलत है क्या, तथ्यात्मक रूप से? के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए, 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा, गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। अनुपम जी, बात यह है कि अगर जयराम रमेश को लगता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है और अगर उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव ले आओ ना। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने से किसने रोका है कांग्रेस पार्टी को? लेकर आए। नहीं, ये क्या विशेषाधिकार, वहां आज उनसे लोग पूछ रहे हैं बताइए क्या झूठ बोला, वो तो ट्विटर पे नहीं बता पा रहे हैं, यहाँ लिखा है। क्या देखे, वो है राहुल गांधी हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो आज तक अपनी कोई बात साबित कर पाए। उन्होंने कहा राफेल चौकीदार चोर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने गांधी की हत्या की, कोर्ट में मामला चला गया, माफी मांग ली। तीसरे मामले में उनको सजा ही हो गई, 2 और मामले चल ही रहे हैं। तो जब आदमी ने इसी बेशर्मी का एक चोला ओढ़ लिया है, तो कोई क्या करा जाए, क्या कैसे किया जाए। आजकल देखिए, एक बात जो मुझे नहीं समझ में आती, मुझे पॉलिटिशियंस का ये बात समझ में आती है कि भाई आप राजनीति के लिए आप मुसलमानों के पक्ष में प्रो मुस्लिम अप्रोच ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो एकदम जैसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी खुल के एंटी हिंदू अप्रोच लेते। देखिए, प्रो मुस्लिम यानी मुस्लिम परस्त होना और हिंदुओं के खिलाफ हो जाना, ये दूसरी बात है। एक हाथ में वो तुरंत आज कभी कभी महाभारत की बात हो रही है, कभी मनुस्मृत की बात हो रही है, कभी सावरकर और उसके हिंदुत्व की बात हो रही है, क्या कभी हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, बहन अलग कह रही है, भाई अलग कह रहा है, अध्यक्ष अलग कह रहे हैं, अध्यक्ष का लड़का उसको कोड़ कह रहा है और मलेरिया कह रहा है। ये हो क्या रहा है आप बताओ? ये मतलब ये राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव से लेके तेजस्वी यादव से लेके सारा स्टालिन से लेके, मतलब भाई आप एंटी हिंदू क्यों हो गए एकदम से?
प्रो मुस्लिम समझ में आता, आप एंटी हिंदू हो के आपको लगता है कि आप सत्ता में आ जाओगे। तो मतलब अभी भी हिंदू इतना सहिष्णु है, इतना उसके अंदर बर्दाश्त है कि साहब आपने उससे मंदिर छुड़ा लिया। संभल में आज देखिए 50 साल बाद एक 500 साल पुराना मंदिर निकला। कोई और मामला होता कितना बवाल हो गया होता, लेकिन तो चलो ठीक है, मिल गया, फिर से इसमें पूजा शुरू कर दी। फिर अभी कल सपा सरकार आ जाए, कल इसको मार के फिर भगा देंगे। शफीकुर रहमान घर के, उनके बर्क साहब के घर के बगल में है, पिछली बार हिंदुओं को मार के भगा दिया था। वो शाही जामा मस्जिद, उसमें भी कुआं था, उसमें पूजा बंद करा दिया था, यहाँ भी पूजा बंद करा दिया। आप सोचिए, मंदिर के ऊपर इन्होंने घर बना रखा था, योगी सरकार ने एक दिन में सारे घर गिरा दिए, सब खिलाफ मुकदमा अलग दर्ज कर दिया। तो माई पॉइंट इज कि इतना सहिष्णु समुदाय आपको कहाँ मिलेगा, लेकिन आप उसी के ऊपर हमलावर हैं, उसी को गालियां दिए जा रहे हैं। आप प्रो मुस्लिम हो समझ में आता। आज भी देखिए अखिलेश यादव को देखिए भाई, अभी तक ये हो रहा था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर मिलता था, तो चलो कोर्ट ने उस पर अभी फिलहाल रोक लगा रखी। यहाँ तो मंदिर मिला, मंदिर के ऊपर घर बना के रखे रहते यार तुम लोग। बिल्कुल। तो योगी नगर वो भी बिजली चोरी पकड़ने गए थे, मिल गया मंदिर, कोई कंप्लेंट भी नहीं थी, कोई शिकायत भी नहीं थी, सबने घर बनाया था। उसमें भी अखिलेश यादव तंज कर रहे थे। अखिलेश यादव को यह भी दिक्कत लग रही थी। उनका कहना है कि मंदिर के ऊपर अगर मस्जिद बन गई है तो भूल जाओ, मंदिर के ऊपर अगर कोई घर बना के टॉयलेट बना के रह रहा है तो भी भूल जाओ। ये चाहते क्या इन लोग, बहुत जो अभी आप जो कह रहे थे कि खुली मुस्लिम परस्ती और एंटी हिंदू लाइन ले रहे हैं, कल आपने एक बात नोट की, प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद, ये दो पीछे बैठे हुए थे प्रियंका गांधी वाड्रा के जब वो भाषण दे रही थी। तो आप ऐसे चेहरों को ही अपने साथ क्यों चमकाना चाहते हैं और बैठाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं? उन्होंने कल क्या कहा था जो अभी आप कह रहे थे, उसको वो प्रूव भी करती है। फिर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, बच्चे थे अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। दो बातें हैं अनुपम जी, ये संभल के दर्जी के बेटों की बात तो कर रही हैं, लेकिन जो उदयपुर का दूसरा दर्जी कन्हैया लाल, उसके भी 2 बेटे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है इनको। जिस तरीके से इन्होंने संभल के दर्जी के परिवार को बुला करके 10 जनपद में बात की है, उस तरीके से ना तो ये उदयपुर की यात्रा पर गए, ना उस परिवार को कभी इन्होंने बुलवाया। और उस समय तो अशोक गहलोत की सरकार थी, तो कम से कम चीफ मिनिस्टर को तो भेज ही सकते थे। अरे उस पे कमेंट तक नहीं किया, उस पे कमेंट तक, ट्वीट तक नहीं किया। तो इतनी खुली बेशर्मी, और झूठ बोल रही हैं। झूठ ये बोल रही हैं कि साहब वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था। मुझे ये बताइए कि संडे को कौन सा स्कूल खुलता है? ये रविवार की सुबह की घटना थी जो वहां हिंसा हुई थी। देखिए एक बात समझें, झूठ तो खुला हम बोल रही हैं। अगर संसद के बाहर ये बात बोलें कि पुलिस की गोली से मारे गए तो इन पे मुकदमा कर दें योगी। संसद में इसलिए मुकदमा नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस क्या पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेके आई थी अपने हथियार? मतलब वहां खोखे निकल रहे हैं पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। लोगों के अंदर जो गोली पाई गई है, पुलिस वो बोर चलाती नहीं है। पुलिस साफ साफ कह रही है हमारी गोली से कोई नहीं मरा। या तो साबित करिए या फिर इस तरह का इल्जाम लगाइए, तो उसको फिर आप मुकदमा झेलिए। संसद के अंदर है इसलिए हो नहीं सकता मुकदमा, पहली बात। दूसरी बात, वो दर्जी नजर आया और वो दर्जी नजर नहीं आया, ये भी आपके सामने एकदम नजर आ रहा है। जैसा फिर आप कह रहे हैं संडे को आप बताइए वो स्कूल छोड़ने की बात, एकदम सफा झूठ। तो लेकिन
रही बात इमरान मसूद की और इमरान प्रतापगढ़ी की, तो एक चीज देखिए, एक अंग्रेजी में फ्रेज होता है क्लेम टू फेम, यानी कोई आदमी किस चीज से जाना जाता है। जैसे आजम खान पहली बार जाने गए, मैं तो साहब तुरंत इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मुझे याद है पहली बार उनका जो चर्चा आया है कि उन्होंने कहा भारत माता डायन है जो मुसलमानों को चुन चुन के खाती है, तो लोग कह आजम खान कौन है। इमरान मसूद पहली बार नेशनल फेम में कब आए, जब उनका नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काट डालेंगे, तब लोगों ने इमरान मसूद को डाला। ये इनका क्लेम टू फेम है। इमरान प्रतापगढ़ी कब चर्चा में आए, जब उन्होंने इस तरह अतीक और मुख्तार के लिए शायरी पढ़नी शुरू की कि कल भी सब पे भारी था मैं आज भी सब पे भारी हूं, बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूं। और यहाँ पे आके अतीक अहमद के लिए ये एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर फिर किसी का कद नहीं होगा, और इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम्हारे शहर में फिर कोई अतीक अहमद नहीं होगा। अरे बिल्कुल नहीं होगा, ईश्वर ना करे हो। तो इस तरह की जब शायद, तो हर आदमी का क्लेम टू फेम क्या है। अभी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि भाई अनुपम मिश्रा घूमता आईना चैनल चलाते हैं, तो क्या वो इमरान मसूद है वो बोटी बोटी करने की बात करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के, वो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के दरबारी शायर हैं, वो आजम खान है, उन्होंने 1971 में जो सेना जा रही थी उसमें पथराव किया था और भारत माता को डायन कहा था। तो समझिए ना, तो ये इन लोगों का क्लेम टू फेम है। इनको लेके भी राज्यसभा वही गई है प्रियंका गांधी। तो अब वो मैंने फिर से कहा चले ठीक है कर लीजिए, ये मुस्लिम परस्ती तो पहले दिन से हो रही, इसमें कौन सी नई बात है साहब, वैसे भी आप लोग ईसाई फैमिली से आते हैं, आपसे क्या। लेकिन इतना जबरदस्त एंटी हिंदू कल्चर उस देश में जहां 80% हिंदू रहता है, ये बात मेरी समझ के बाहर है। और मेरी ये भी समझ के बाहर है कि इसके बाद भी इनको कुछ जो हिंदू वोट मिलते हैं कैसे मिल जाते हैं, चले मिल जाते हैं। लेकिन देखिए ना, लगातार 3 ऐतिहासिक हारों के बाद भी अगर अकल नहीं खुली तो कोई क्या करे। और अकल वो है जो बताती है कि तपस्या मतलब गर्मी पैदा करना, जो बताती है कि अब मतलब आपको इतना तक नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, प्रियंका गांधी ने सारे नियम कानून तोड़कर शिमला में बंगला बनवाया है, हिमाचल में जो उनको जमीन नहीं मिल सकती, सारे नियम कानून तोड़ के बंगला बनवाया। इसलिए आप ये तो नहीं कह सकती कि उन्हें मालूम नहीं कि हिमाचल में किसकी सरकार है क्या है, आपको सब मालूम है। उसके बाद आए मैं शायद बोल रहे भाई, तो एक कहते हैं ना कि सब बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। वो जब तक नहीं बोल रही थी, जब तक नहीं आई थी सामने प्रियंका दीदी, जब से उन्होंने सामने आई, उत्तर प्रदेश में आई, कहा लड़की हूं लड़ सकती हूँ, 2% वोट मिला। मध्य प्रदेश गई, हार गई, संसद भी आ गई है, बची खुची सब चौपट हो रही है। तो चूंकि जब तक प्रियंका सामने नहीं आई थी, माना जा रहा था प्रियंका दीदी बचा लेंगी, तो अब देखिए प्रियंका दीदी भी सामने आ गई। भैया एक केवल नाक दादी से मिलने से नाक के ऊपर जो हिस्सा है जिसको दिमाग कहते हैं उसका भी तो कोई मेल होना चाहिए। दोनों भाई बहनों में कंपटीशन है अपने आप को साबित करने का कि नहीं मैं ज्यादा हूं। वैसे ये तेलंगाना के इनके मुख्यमंत्री की नौकरी जाते जाते बची है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, रेवंत रेड्डी ने वहां पर अच्छे खासे सुपरस्टार जिनकी पुष्पा 2 हिट हो गई, अल्लू को अरेस्ट करवाया। और वो भी उस दिन जिस दिन प्रियंका का भाषण होना था पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट का भाषण उनका वायरल ना होता, उनकी अपनी मतलब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अपनी मूर्खता की वजह से अगर वो वायरल नहीं होता तो रेवंत रेड्डी की तो नौकरी खतरे में पड़ जाती कि तुमने उसी दिन अरेस्ट क्यों करवाया और ओवर लैप क्यों करा दिया मेरे भाषण पे। वो तो अच्छा है कि कम से कम देखिए बात को फिर समझ लीजिए, 4 तारीख को घटना हुई और 13 तारीख को गिरफ्तारी हो रही है। फिर से समझिए, 4 तारीख को घटना हुई और आरोप यह है कि आपने सूचना नहीं दी, जबकि सूचना 2 तारीख को ही दी जा चुकी थी। बिल्कुल, तो सूचना के बाद एक फर्जी मुकदमा, 4 तारीख को घटना को एक फर्जी मुकदमा बना के 13 को गिरफ्तारी की। लोग कहते हैं राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी से कहा कि तुमको स्टंट करना है, तुमको स्टंट करना है। तो यही हो रही है।
मतलब वो नहीं चाहते थे कि प्रियंका वाड्रा का जो भाषण होने वाला है उसको लेकर के ज्यादा सुर्खियां हो मीडिया में, इसलिए अल्लू को गिरफ्तार करवाओ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि असली लड़ाई तो अब राहुल और प्रियंका में नजर आएगी। मैं अपने आपके चैनल पे कई बार कहा कि जितना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर ले, चूमा चाटी, गले में हाथ डालना, गाल नोचना, लेकिन फाइनली ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर। दोनों के बीच में विरासत की जंग शुरू हो चुकी है। बड़ी दिक्कत सिर्फ एक आती है सिर्फ कि विरासत की जंग तो हो रही है, लेकिन विरासत में मिलना क्या है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां पे विरासत के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और जो कंबल कुटाई की है आज नरेंद्र मोदी ने इन भाई बहन की और कांग्रेसियों की और विपक्षियों की, इसके बाद भी आपको लगता है कि ये लोग संविधान की प्रतियां अब भी लहराएंगे? 110%। आपको सीरियसली लगता है कि इनको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता है? जिनको नवासी हार से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको एक स्पीच से क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से ये लोग कांग्रेस के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं सब जिस प्रयास में ये लोग लगे हुए हैं। मेरी भी शुभकामनाएं, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। मैंने तो शुरुआत इसलिए कहा था कि राहुल गांधी का एहसान है कि उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया तमाम चीजें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।